जीवन संवारने के 7 सूत्र जानिए यहाँ। रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी इस मायने में खास है कि इसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को आधार बनाया गया है। संत समीर, इस संसार में कौन होगा जो कामयाबी के सपने नहीं देखता और उन्हें पूरा होते नहीं देखना चाहता? कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि उसकी तकदीर उसकी मुट्ठी में हो? हम सब ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन तनाव भरे इस दौर में क्या ऐसा हो पाना संभव है? हाँ, संभव है, लेकिन इसके बाद फिर एक सवाल उभरता है, कैसे? इस कैसे का ही रोचक जवाब दिया है जाने माने लेखक रॉबिन शर्मा ने अपनी बेस्ट सेलर किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी में। साल 1999 में जब ये किताब छपी तो इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ये किताब उत्साह, संतुलन, समृद्धि और आनंद के साथ जीने का हौसला देती है। इस किताब की एक और खासियत है, पॉजिटिव थिंकिंग पर लिखी गई अधिकतर लोकप्रिय किताबों में विदेशी उदाहरण हैं। वहीं कनाडा में जन्मे और भारतीय मूल के माता पिता की संतान रॉबिन शर्मा की इस किताब का नायक जीवन की उलझनें सुलझाने की उम्मीद लेकर भारत का रुख करता है। पूरी कहानी क्या है और उसकी सीख क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जूलियन मेंटले हार्वर्ड का पढ़ा और कामयाबी के शिखर पर खड़ा वकील था। 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जूलियन के पास हर वो चीज़ थी जो किसी कामयाब इंसान के पास होनी चाहिए। जानी मानी हस्तियों के पड़ोस में एक शानदार बंगला, एक प्राइवेट जेट, एक आइलैंड पर गर्मियों के मौसम में रहने के लिए घर और उसकी सबसे प्रिय लाल रंग की चमकती फरारी। इतना सब कुछ होते हुए भी जूलियन की जिंदगी में सुकून नहीं था। उसके सबसे करीबी सहयोगी जॉन को एहसास हो गया था कि जूलियन दिमागी और शारीरिक स्तर पर कमजोर होता जा रहा था। लग रहा था कि तमाम कामयाबियों के बावजूद जूलियन कुछ और तलाश रहा था। चेहरे पर झुर्रियां उभरने लगी थीं और 53 साल की उम्र में ही तनावों ने जूलियन को जैसे 80 साल के आसपास पहुंचा दिया था। आखिरकार एक दिन बहस के दौरान भरी अदालत में जूलियन गिर पड़ा। प्रसिद्धि के शिखर पर बैठा वकील गंभीर बीमारी की गिरफ्त में था। उसे दिल का दौरा पड़ा था। जूलियन बच तो गया, पर डॉक्टर ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि या तो वो कानूनी कामकाज छोड़ दे या फिर जीने की उम्मीद। तब उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और जीवन के सच्चे आनंद की खोज में निकल पड़ा। जूलियन ने अपना शानदार बंगला और विमान सहित सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि लाल रंग की अपनी प्रिय फरारी भी। किसी को उसने कोई सूचना नहीं दी। छोटे भाई सरीखे अपने प्रिय मित्र जॉन से भी बात नहीं की और इसके बाद उसने भारत की ओर कदम बढ़ा दिए। 3 साल बाद जब वो लौटा तो एक भारतीय सन्यासी के रूप में था। 53 से 56 पर पहुंच चुकी उम्र अब 35 की लगने लगी थी। जूलियन सबसे पहले अपने मित्र जॉन के पास ही पहुंचा। उसने उसे पूरी कहानी बताई। भारत की प्राचीन संस्कृति और रहस्यमय परंपराओं की ओर जूलियन पहले भी आकर्षित था। उसे लगा कि उसके प्रश्नों के उत्तर भारत की धरती पर ही मिल सकते हैं। उसने भारत के छोटे छोटे अनगिनत गांवों की यात्रा की। उसे उन सन्यासियों के बारे में पता चला जिनकी आयु 100 वर्ष से भी ऊपर थी। उसे उन चिर युवा योगियों के बारे में भी पता चला जिन्हें साधना और तपस्या से अपने मन पर काबू पाने की आध्यात्मिक कला का ज्ञान हो गया था। 7 महीने तक इस तरह की यात्रा के बाद जब वो कश्मीर में पहुंचा था तो वहां उसे एक योगी कृष्णन मिले। योगी कृष्णन ने भी जूलियन की तरह अपनी सारी भौतिक संपत्ति त्याग कर सादगी का जीवन अपना लिया था। योगी कृष्णन ने जूलियन को सबसे पहले एक बड़ी सीख दी। हर घटना का कोई मतलब होता है और हर विफलता शिक्षा देती है। हर विफलता चाहे वो निजी हो या व्यावसायिक या आध्यात्मिक स्तर की, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। इससे आंतरिक उन्नति होती है और कई मनोवैज्ञानिक लाभ मिलते हैं। कभी भी अपने अतीत पर पश्चाताप न करो, बल्कि उसे गले लगाओ क्योंकि वो तुम्हारा शिक्षक है। योगी कृष्णन ने ही बताया था कि हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर सिवाना नाम का एक रहस्यमय गांव है जहां की योगियों ने किसी के भी जीवन को बेहतरीन बना देने का तरीका हासिल कर लिया है। योगी कृष्णन के मुताबिक लोग उन्हें सिवाना के संत के नाम से जानते हैं और उन तक आम आदमी का पहुंच पाना बहुत कठिन है। रास्ते का भी किसी को कुछ ज्यादा पता नहीं है। बहरहाल अगले ही दिन जूलियन सिवाना की खोज में चल पड़ा। दुर्गम रास्तों पर भटकते भटकते आखिरकार यौवन से चमकते उस व्यक्ति से उसका सामना हुआ जो सिवाना का मुखिया था। इस व्यक्ति का नाम था योगी रमन। योगी रमन ने जब जाना कि ये विदेशी यात्री ज्ञान पाना चाहता है और जीवन को बेहतर बनाने के प्राचीन सिद्धांत जानना चाहता है, तो वो उसे अपने साथ सिवाना ले गए। वो एक अद्भुत दुनिया थी। 150 साल की उम्र में कोई भी वृद्ध नहीं दिखाई देता था। हरियाली और फूलों की बस्ती में एकदम सादा और प्रसन्नता से भरा जीवन। योगी रमन ने जीवन को उन्नत बनाने के रहस्यों को समझाने के लिए जूलियन को आंखें बंद करने को कहा और एक कहानी के दृश्य सामने लाने को कहा। कहानी कुछ इस तरह थी। तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हो। ये बगीचा ऐसे असाधारण फूलों से भरा है जैसे तुमने शायद ही कभी देखे हों। वातावरण में एकदम शांति है। बगीचे के ऐन्द्रिय सुख का रसपान करो। मानो कि इस दुनिया में हर समय तुम्हें इस प्राकृतिक
नखलिस्तान का आनंद लेना है। जब तुम चारों ओर देखोगे तो पाओगे कि इस जादुई बाग के बीचों बीच 6 मंजिल ऊंचा प्रकाश घर बना हुआ है। अचानक बगीचे के शांति प्रकाश घर के निचले तल के दरवाजे के खुलने पर चरमराने की तेज आवाज से भंग होती है। 9 फुट लंबा और 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान दरवाजे से बाहर आता है। वो कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। जापानी पहलवान नंगा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने गुलाबी तारों से अपने गुप्त अंग ढक रखे हैं। जब ये सुमो पहलवान बाग में घूमना शुरू करता है तो उसे सोने की चमकदार सुई वाली एक घड़ी मिलती है, जिसे वर्षों पहले कोई छोड़ गया था। वो इस पर फिसल जाता है और भयंकर आवाज के साथ गिर जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है और वहां शांत पड़ा रहता है। जब तुम ये सोचने लगते हो कि वो मर चुका है, तभी पहलवान होश में आ जाता है। वो शायद पास में ही खिल रहे गुलाब के पीले फूलों की सुगंध से चैतन्य होकर जाग जाता है। ऊर्जा प्राप्त करके वो तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपने बाईं ओर देखने लगता है। वो जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे वो एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। भीतर से कोई चीज जैसे पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वो उस रास्ते पर चल देता है। ये रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। कहानी साधारण सी लगती है, लेकिन योगी रमन जब इसमें छिपे संकेतों से पर्दा उठाते हैं तो जूलियन आश्चर्य में पड़ जाता है। बगीचा, प्रकाश घर, सुमो पहलवान, गुलाबी तार, स्टॉप वॉच, गुलाब, हीरों वाला घुमावदार रास्ता, ये 7 संकेत हैं और इन्हीं में जीवन के 7 सूत्रों का रहस्य है। जॉन को योगी रमन की बातें बताते हुए जूलियन कहता है कि इस कहानी में बगीचा मस्तिष्क का प्रतीक है। अगर तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे बगीचे की तरह संवारोगे, तो ये तुम्हारी आशाओं से कहीं अधिक विकसित होगा। लेकिन यदि तुम इसमें जंगली घास जमने दोगे तो तुम्हारे मन की शांति भी तुमसे दूर भागती रहेगी। सिवाना के संतों के अनुसार औसतन एक दिन में एक औसत व्यक्ति के मन में 60,000 विचार आते हैं और उनमें से 90% विचार वही होते हैं जो एक दिन पहले थे। समझने की बात यह है कि अगर ये विचार नकारात्मक हों तो हमारा क्या हाल होगा। योगी रमन दिमाग में सकारात्मक विचार लाने के 3 तरीके भी बताते हैं। पहला है द हार्ट ऑफ रोजेज। इसके तहत एक शांत जगह पर गुलाब के हृदय यानी केंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखना होता है। उस दौरान तमाम नकारात्मक विचार भी आएंगे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। जल्दी ही दिमाग अनुशासित होने लगेगा। दूसरा तरीका है अपोजिशन थिंकिंग का। योगी रमन के अनुसार हमारे मस्तिष्क में एक समय में एक ही विचार रह सकता है, इसीलिए जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत हटाकर सकारात्मक विचार लाना चाहिए। तीसरा तरीका है झील के रहस्य का। सिवाना के संत इस तरीके के अनुसार एक झील के किनारे खड़े होकर पानी में अपनी वो छवि बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वे वास्तव में बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए किसी झील के किनारे ही जाया जाए, किसी शांत जगह पर आंखें बंद करके भी यह अभ्यास किया जा सकता है। सपनों का ये कल्पना दर्शन धीरे धीरे जीवन का असली सत्य बनने लगता है। कहानी का दूसरा प्रतीक है प्रकाश घर यानी लाइट हाउस। ये उद्देश्यपूर्ण जीवन की याद दिलाने के लिए है। हमें जीवन का स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य छोटे या बड़े कई तरह के हो सकते हैं, पर हमेशा याद रखना चाहिए कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कहानी का तीसरा प्रतीक है सुमो पहलवान। ये एक जापानी शब्द काइजन का संकेत है। काइजन अपने विकास के लिए आगे बढ़ते रहने का नाम है। जब हमने अपने दिमाग रूपी बगीचे में नकारात्मक विचार रूपी खरपतवार को उगने से रोक देते हैं और सकारात्मक उद्देश्य चुन लेते हैं, तो अगला कदम होगा अपने उस उद्देश्य को पाने के लिए लगातार अपना विकास करने का। ये विकास अच्छी किताबें पढ़ने, नियमित व्यायाम करने और अच्छे खान पान से हो सकता है। योगी रमन की कहानी का चौथा प्रतीक है गुलाबी तारों से बना हुआ कपड़ा जो सुमो पहलवान ने अपने गुप्त अंग को ढकने के लिए पहन रखा है। ये अनुशासन का प्रतीक है। अब तक के बताए गए सारे तरीके बेकार हो जाएंगे अगर अनुशासन न रखा जाए। कहानी का पांचवा प्रतीक है स्टॉप वॉच। ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज समय का प्रतीक है। अच्छी सोच बनाने, लक्ष्य तय करने और अनुशासन का महत्व तभी है जब समय का ध्यान रखा जाए। अपना समय उन कार्यों में लगाना चाहिए जिससे लक्ष्य पाने में सहायता मिले। समय का महत्व समझाने के लिए योगी रमन 80-20 का सिद्धांत बताते हैं। कहानी का छठा प्रतीक है गुलाब। याद कीजिए कि सुमो पहलवान स्टॉप वॉच पर फिसल कर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक बार लगता है जैसे कि वो मर गया, पर थोड़ी देर बाद गुलाबों की खुशबू से उसकी बेहोशी दूर हो जाती है और वो तरोताज़ा होकर उठ खड़ा होता है। गुलाब के फूल इस बात के प्रतीक हैं कि अपने आसपास के जीवन को सुधारने में हमारा योगदान होना चाहिए। जाने अनजाने अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में हमारे पास भी वापस आता है। कहानी का सातवां प्रतीक है घुमावदार हीरों से ढका रास्ता। इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा वर्तमान में जीने की आदत बनानी चाहिए। वास्तव में आनंद
लक्ष्य तक पहुंचने का नहीं बल्कि उस यात्रा का है जो लक्ष्य तक हमें ले जाती है। हमें अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना चाहिए। द मंक हु सोल्ड हिज फरारी के नायक की जिंदगी को योगी रमन की इस कहानी ने पूरी तरह बदल दिया। दिलचस्प है कि करीब 2.5 दशक पहले लिखी गई ये किताब आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।